प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएससी फिजिक्स क्लासेस पर। और आज के इस लेक्चर में अपन करने वाले दूरदर्शी जो अपनी रे ऑप्टिक्स है, किरण प्रकाश का लास्ट टॉपिक है दूरदर्शी। इसी को बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। तो इससे पहले आपने पढ़ा था माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी क्या करता था, किसी वस्तु का आकार बढ़ाता था। और दूरदर्शी अपने क्या काम करेगा, दूरदर्शी अपनी हेल्प करता है दूर स्थित ऑब्जेक्ट, दूर स्थित वस्तुओं को देखने, जैसे सन हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, कोई स्टार्स, प्लैनेट्स, ग्रह वगैरह, उनको देखने में अपनी हेल्प करता है। ये क्या काम करता है, ये काम ये करता है कि किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के पास में बना देता है। इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ कि अगर वस्तु दूर होती है तो आंखों के ऊपर विजुअल एंगल, दर्शन कोण कम बनता है, तो आपको वस्तु छोटी दिखाई देगी। अगर वस्तु को पास में ले आए तो आपको आपकी आंखों के ऊपर बना दर्शन कोण, विजुअल एंगल बढ़ जाता है, जिससे कि आपको वस्तु बड़ी दिखाई देती है। तो खगोलीय जो दूरदर्शी है उसका यही काम है, ये किसी दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमारी आंखों के पास में बना देता है, जिससे कि अपने को वस्तु बड़ी दिखाई देती है। और सूक्ष्मदर्शी क्या काम करता है, वो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब था, वस्तु के आकार को बढ़ा रहा था, मैग्नीफाई कर रहा था, आवर्धित कर रहा था। तो ये दोनों में डिफरेंस यही है कि सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का आकार बढ़ाता है, लेकिन दूरदर्शी क्या करता है, वस्तु को अपने पास में ले आता है, मतलब दूरी घटाता है, मतलब दूरी घटा देता है, जिससे कि अपने को वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ये तो मेन डिफरेंस है किसके बीच में, सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप दूरदर्शी के बीच में। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप हेडिंग बना लीजिए, दूरदर्शी की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। फिर अपने जो इसके प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं, सारे प्रकार पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आप पहले हेडिंग लिखिए दूरदर्शी, और कॉपी और पेन उठा के साथ में लेके बैठे और लिखिए परिभाषा। हेडिंग डालिए दूरदर्शी, तो हेडिंग डाल लीजिए आप दूरदर्शी। पहले अपन क्या करते हैं, इसकी परिभाषा डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशीय उपकरण है। तो लिखिए इसके बारे में, वह है प्रकाशीय उपकरण, वह है प्रकाशीय उपकरण। परिभाषा लिखिए, वह है प्रकाशीय उपकरण जो किसी दूर स्थित वस्तु का, जो किसी दूर स्थित, किसी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब निकट बना देता है, वस्तु का प्रतिबिंब निकट बना देता है, मतलब पास में बना देता है, प्रतिबिंब निकट बना देता है, जिससे कि वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, जिससे कि वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, जिससे कि वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दिखाई देती है, दूरदर्शी कहलाता है, दिखाई देती है, दूरदर्शी कहलाता है, दूरदर्शी कहलाता है। क्लियर, ये तो होगी परिभाषा, ये तो होगी परिभाषा। फिर देखिए दूरदर्शी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। तो लिख लीजिए, दूरदर्शी दो प्रकार का होता है, दूरदर्शी दो प्रकार का होता है। ठीक है, उसमें पहला लिखिए अपवर्तक दूरदर्शी। कौन सा, अपवर्तक दूरदर्शी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और दूसरा होता है परावर्तक दूरदर्शी। कौन सा, परावर्तक दूरदर्शी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। यानी होता क्या है, ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है और ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप यहाँ तक लिख लीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। कौन सी, पहले पढ़ते हैं अपवर्तक, उसके बाद पढ़ते हैं परावर्तक। तो देखिए अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं, मैं यहाँ से आपको पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर उसकी बनावट आपको लिखाऊंगा, कार्यप्रणाली लिखाऊंगा, उसके बाद डेरिवेशन। अगर आपको केवल डेरिवेशन देखना है तो आप आगे जाके सीधा देख सकते हो, केवल अगर डेरिवेशन देखना है तो आपको। ठीक है, मैं यहाँ से आपको वन बाय वन डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से आपके नोट साथ साथ तरीके हो जाए। तो ठीक है, यहाँ से नोट कर लिया होगा आपने, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, जिससे कि हमें डायग्राम की जगह मिल जाए। क्लियर है, इसको नोट नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। तो आगे हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा, अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो आगे लिखिए नंबर 1 से अपवर्तक दूरदर्शी। कौन सी दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखिए एक तरह से आपकी सूक्ष्मदर्शी वही है, सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस छोटा था, यहाँ पर अभिदर्शक लेंस बड़ा होगा।
क्यों बड़ा होगा उसका रीजन ये है, यहाँ वस्तु जैसे प्रकाश से दूर स्थित वस्तु से आ रहा है, तो लेंस जितना बड़ा होगा उतना ही वो ज्यादा प्रकाश किरणों को ले पाएगा, इकट्ठा कर पाएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप चमकदार अच्छा आपको दिखाई देगा। अगर लेंस छोटा होगा तो कम किरणों को ले पाएगा, तो कम किरणों को ग्रहण कर पाएगा, तो जिससे कि प्रतिबिंब धुंधला बनेगा। तो इसका रीजन यही है कि यहाँ पर अभिदर्शक लेंस, जो लेंस वस्तु की ओर होता है वो बड़ा होता है, जबकि जो लेंस आंखों की लेंस जो अभिनेत्र लेंस है वो यहाँ पे छोटा होता है। तो देखिए डायग्राम देखिए, इसमें वही धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है, जैसे तो एक्चुअल दो होती है, एक के अंदर दूसरी, उसको अपन रैक और पिनियन की सहायता से उसके अंदर घुसा सकते चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम देखिए कि मान लो आपके पास ये जैसे ये धातु की लंबी बेलनाकार नली है, ठीक है, और यहाँ पे अपन एक लेंस, इसके एक सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है, एक उत्तल लेंस लगा होता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है, बड़े आकार का, ये बड़े आकार का होता है अभिदर्शक लेंस। और मान लो यहाँ कहीं दूर, बहुत दूर स्थित अनंत से, इसको आप ऐसा डॉट डॉट दिखाया, जैसे डॉट डॉट करके मैंने दिखाया कि ये कोई अनंत से बहुत दूर स्थित आपको कोई वस्तु है। तो देखिए आपको पता होगा अनंत से कैसी किरणें आती है, समांतर किरणें, और जो किरणें मुख्य एक्स के समांतर आती है, जो किरणें मुख्य एक्स के समांतर आती है वो तो लेंस के फोकस पर मिलती है, लेकिन जो किरणें मुख्य एक्स के समांतर नहीं आती है वो किरणें कहीं ना कहीं फोकस तल में, यानी फोकस के ऊपर या नीचे कहीं मिलेगी, इसी तल में मिलेगी, इसी तल में, यानी फोकस तल में मिलेगी। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, तो लेंस पढ़ाया था उस टाइम कि जो किरणें मुख्य एक्स के समांतर आती है वो तो मुख्य एक्स पर मुख्य एक्स मुख्य फोकस पर मिलती है, लेकिन जो किरणें मुख्य एक्स आपस में समांतर है लेकिन मुख्य एक्स के समांतर नहीं है, तो जो किरणें मुख्य एक्स के समांतर नहीं होती है वो कहीं ना कहीं फोकस तल में आके मिलती है। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ से मैं किरण लेके आया हूँ, अनंत से किरण लेके आया, अनंत से ऐसे किरण लेके आया, ये किरण मुख्य एक्स के समांतर नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका अपवर्तन होगा, इसका अपवर्तन होगा कहीं जाके मान लो यहाँ से गई और कहीं यहाँ, मतलब ये यहाँ बीच का फोकस नहीं है, इसका फोकस कहीं यहाँ देखिए आगे आएगा। तो देखिए दूसरी किरण यहाँ से लेके आते, एक मान लो इसको लिखोगे ये, और दूसरी किरण ले आते यहाँ से, कौन सी ले आते, ये जो किरण लेके आ रहे वो इसी के समांतर, इसी के इस किरण के समांतर, लेकिन मैंने ये जो किरण निकाली वो मैं निकाल ले रहा हूँ कहाँ से, इसके प्रकाशिक केंद्र से, कहाँ से, इसके प्रकाशिक केंद्र से ले रहा हूँ, इसके प्रकाशिक केंद्र से, इसके प्रकाशिक केंद्र से। डायग्राम आप ढंग से अच्छे से बना लेना, मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन टेढ़ा मेढ़ा कर रहा हूँ, वैसे टेढ़ा मेढ़ा होगा नहीं, वैसे टेढ़ा मेढ़ा होगा नहीं, मैं आपको समझ आ रहा है कि मैं स्केल से माप मूप के नहीं बनाया, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो देखिए ये इसका फोकस होगा, यानी ये उसका प्रथम फोकस, तो ये इसके फोकस करने कहीं आके बना, ये किसकी इमेज बनी, ये इमेज बनी बी की, कहने कहाँ से लेकर हम बी से, तो इसको अपन बोल देते हैं बी डे, क्या बोला इसको, बी डे, ये क्या बन जाएगा ए डे, ये आपका बन गया ए डे, ठीक है। यानी इस अभिदर्शक लेंस ने इस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाया, अपने फोकस तल में बनाया, ए डे बी डे, जो क्या है वास्तविक है, उल्टा है और बिंब से यानी वस्तु से छोटा है, ठीक है। यहाँ से ये बात आपको समझ आ गई। अब जो ये प्रतिबिंब बना, यानी जो प्रतिबिंब ए डे बी डे है, तो इधर लेंस है, जो आपका इधर लेंस है, ये लेंस इससे छोटा होगा, ये लेंस वैसे इससे किससे छोटा होगा, इस अभिदर्शक लेंस से थोड़ा छोटा होगा, इसकी तुलना में छोटा होगा, इसकी तुलना में इसका दबाव क्या होगा, छोटा होगा। तो डायग्राम ढंग से आप बना लेना, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी बिंब का काम करेगा, यानी इस लेंस को ऐसा लग रहा है कि कहीं वस्तु यहीं पर रखी हुई है, तो वही। अब देखिए अब इस अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, ये इसका प्रकाश के अंदर ई मान लिया, अब इसकी फोकस प्रथम फोकस में यहाँ मान ली एक्स ई डैश, इस अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इस अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक के अंदर और इसके प्रथम फोकस के बीच में आ जाना चाहिए। तो देखिए अब ये इसका क्या बनाएगा, प्रतिबिंब ये भी बनाएगा। तो क्या किया, एक किरण मुख्य एक्स के समांतर, तो जो किरण मुख्य एक्स के समांतर आती है वो कहाँ से गुजरती है, वो मुख्य फोकस से, वो कहाँ से गुजरती है, वो मुख्य फोकस से गुजरती है, वो मुख्य फोकस से, ये मान लो इसका मुख्य फोकस एक्स ही बोल दिया, एक्स ही बोल दिया, ठीक है। और एक किरण प्रकाशिक के केंद्र से, तो जो किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है वो बिना डेविएट हुए, बिना विचलित से सीधे निकल जाती है, और आगे जाके किरण डायग्राम ढंग से बनाओगे तो किरणें आगे जाके फैलेगी,
आगे जाके फैलेगी, मतलब डाइवर्जिंग रेज है। अपसरित किरणें तो आगे जाए कहीं भी नहीं मिलेगी, ये आपकी क्या है, डाइवर्जिंग रेज है। आप इसको हिंदी में लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अपसारित किरणें। अपसारित, अभिसारित नहीं, अपसारित मतलब आगे जाके फैल रही है, तो आगे जाए कहीं भी नहीं मिलेगी। तो क्या करेंगे, इसको अपन पीछे बढ़ाते हैं, जिसको अपन ने पीछे बढ़ाया, इसको अपन ने पीछे बढ़ा दिया थे, पीछे बढ़ाने पर ये कहीं मिलती हुई आपको लग रही है। और इसको भी अपन ने पीछे बढ़ाया, इसको भी अपन ने पीछे बढ़ा दिया, तो पीछे बढ़ाने पर कहीं मान लो ये कहीं यहाँ जाके मिल गई। थोड़ा इसको मैं और कर देता हूँ, मान लो कि यहाँ जाके आपकी मिल गई, तो कहाँ बनाई मैं, ये किसी ने बनी बी की, तो इसको आप बोल दीजिए बी की ना, ये बी से तो आ रही है, तो बी की नहीं बनी बी डबल डैश, यहाँ से लाइन खींच दीजिए। अगर यह आपने लाइन खींच दी, ये किसकी इमेज बनी, ये बनी ए की, ए डबल, यहाँ पे ए डैश बोला है, तो ए डबल डैश और बी डबल डैश, क्लियर। अब देखिए इसको अपन बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगी एफ नोट। यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से लेके, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके ये वाली दूरी बन जाएगी एफ नोट। क्यों एफ नोट बोला इसको, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके फोकस तल में बन रहा है, इससे फोकस दूरी तक की दूरी, मतलब मुख्य फोकस की दूरी क्या बन जाएगी, इसका फोकस दूरी एफ नोट। और यहाँ से इस दूरी को अपन बोल देते हैं यू ई, यानी ये दूरी कहां से आ रही है, इसके प्रकाशीय केंद्र से, ये दूरी इसकी बनेगी यू ई। ई मतलब समझे, ई मतलब आई पीस, यानी अभिनतर लेंस से बिंब की दूरी, लेकिन ये आभासी बिंब एक तरह से बिंब की दूरी। और यहां से लेके यहां तक ये होगा आपका ऐसी, ऐसी यहाँ पे क्या है, ऐसी एक अभिनतर लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, जितना ये उधर होगा, और ये तो ऐसी है। साइड में कहां से मापते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापते हैं। ये हो गया इसका डायग्राम, एफ नोट हो गया, यू हो गया, एफ ये डाइवर्जिंग रेज है। और आप ये अंतिम प्रतिबिंब आंखों के ऊपर मान लो कौन बना रहा है, बीटा, और आपकी आंखें हैं यहाँ पे, आपकी आंखें कहीं यहाँ पर, आप यहाँ से देख लो, आपका मानव नेत्र आपकी आंख है। और इस कोण को मान लेते अपन एल्फा, ये आपका डबल डेल से, इस कोण को मैंने मान लिया एल्फा, ठीक है यहाँ तक, ओके क्लियर हो गया। अब इस डायग्राम को ही लिखना है, इस डायग्राम को ही लिखना है। और अपन यहाँ पे एक चीज, ये अंतिम प्रतिबिंब की दूरी को यहाँ से बोल देते हैं v, कितना बोल देते हैं, आप थोड़ा नीचे बढ़ा लो, आप नीचे बढ़ा दो, मैं इसको ऊपर ही बढ़ा रहा हूँ, जगह की थोड़ी कमी है यहाँ पे, तो मैं इसको यही लिख रहा हूँ, गलत है यहाँ पे लिखना, वैसे आप यहाँ लिखना, ठीक है, मैं इसको यही बना रहा हूँ, मैं इसको यहीं पर बना रहा हूँ, आप नीचे लिखना, लेकिन ओके। चलिए अब इसके बारे में, ये तो इसका डायग्राम। अब देखिए बनावट, इसके बारे में क्या लिखते हैं अपन, तो इसमें देखिए पहला बनावट, या फिर रचना, या फिर उसी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, बनावट, उसको कैसे बनाया गया है। तो देखिए इसमें क्या होती है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसका द्वारक, बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह लेंस वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदर्शक लेंस भी कहते हैं। तो आगे लिखिए इसके बारे में, जैसा मैं लिखा हूँ, बस डायग्राम को एक्शन करना है। तो आप डायग्राम बनाने के बाद मेरे साथ साथ लिखिए, आप पॉज करके डायग्राम बना लीजिए और फिर मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर लीजिए। तो देखिए समझ में आ जाएगा, फाइनली आपको इस अच्छी तरह से समझा दूंगा, गारंटी है। तो लिखिए क्या लिखोगे, इसमें एक, मैं लिखा हूँ ऐसा लिखिए, इसमें एक धातु की, इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। नली मतलब पाइप है, ये क्या पाइप है, नली है, नली होती है, जिसके एक सिरे पर, जिसके एक सिरे पर, जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक, बड़े द्वारक, ये इसका द्वारक, ये इसका द्वारक, बड़े द्वारक व बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक व बड़ी फोकस दूरी, कितनी इसकी बड़ी फोकस दूरी, इसको अपने क्या बोला है, एफ नोट बोला, इसकी फोकस दूरी क्या मानी, एफ नोट। बड़े द्वारक व बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। यह लेंस किधर होता है, यह लेंस, इस लेंस को वस्तु की ओर रखते हैं, क्या लिखेंगे, इस लेंस को, इस लेंस को वस्तु की ओर रखते हैं, इस लेंस को वस्तु की ओर रखते हैं, साथ साथ लिखिए, इस लेंस को वस्तु की ओर रखते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे अभिदर्शक लेंस, इसे अभिदर्शक लेंस
ओ कहते हैं, इसे अभिदर्श। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, इसका नाम लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए आप अभिनेत्र लेंस। इसे क्या बोलते हैं? इसे तो बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। इसका दूसरा नाम होता है नेत्रिका, इसको नेत्रिका भी बोलते हैं, और इंग्लिश इसको बोलते हैं आई पीस लेंस। क्या बोलते हैं? आई पीस लेंस। और इसको बोलते हैं अभिदर्शक। क्या बोलते हैं? अभिदर्शक। और इसको अभिदर्शक लेंस, ठीक है, अभिदर्शक लेंस। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये क्या, इस लेंस को वस्तु की ओर रखते हैं, इसे अभिदर्शक लेंस ओ कहते हैं, इसे अभिदर्शक लेंस ओ कहते हैं, ठीक है। आगे फिर देखें इस नली के, वैसे इसमें बोलने के लिए एक बोला, लेकिन जैसे रियल में दो है। जैसे मान लो एक नली है, इस नली में अगर दूसरी नली और लगी होती है, जिसको अपन दंतु दंत चक्र की सहायता से आगे पीछे की साइड को एडजस्ट, इस अभिनेत्र लेंस को व्यवस्थित कर सकते हैं। लिखिए, ये आपकी एक तरह से प्रथम नली, ये आपकी क्या है? प्रथम नली। फिर आगे लिखिए, इसमें इस नली के दूसरे, इस नली के दूसरे सिरे पर, इस नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली, एक अन्य मतलब दूसरी नली, एक अन्य नली लगी होती है, एक अन्य नली लगी होती है, जिसे दंतुर दंड चक्र, जिसे दंतुर दंड चक्र। ये क्या होता है दंतुर दंड चक्र? ये क्या बना है? तो ये दंतुर दंड से कुछ नहीं है, जैसे आपको एक मान लो सिंपल जैसे, मतलब सिंपल जैसे मान लो ऐसे पट्टा है, ठीक है, उसमें गियर है, उसमें क्या है? गियर। गियर मतलब दांता, गियर मतलब गरारी, जिसको अपन बोलते हैं गियर है। उसमें क्या है? दांते आते हैं। गरारी देखा आपने किसी इंजन को देखा होगा, या किसी मोटरसाइकिल इंजन खुला हो कभी देखा हो तो ये क्या होगा सिंपल, कि ये ऐसे गरारी होती है, ऐसे इसके ऊपर दांत है, और नीचे ऊपर एक दूसरा होता है, इसमें ऐसे दांत होते हैं, रेक और पिनियन। मतलब इस तरह से सिंपल सा ये व्यवहार है कि ये जो वर्ताकार गति होगी उसको रेखीय गति में ऐसे अपन घुमाएंगे, अपन गोल गोल घुमाएंगे तो ऊपर नीचे हो सकती है। यानी गोलार्ध जो वर्तीय गति है, घूर्णन गति है, उसको रेखीय गति में चेंज करने के लिए एक व्यवस्था होती है दंतु, इसको हिंदी में बोलते हैं दंतु दंड चक्र, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक एंड पिनियन, रेक एंड पिनियन। तो आप उसको छोड़िए, आपको काम समझ आ गया होगा कि अपन गोल गोल घुमाएंगे तो गोलीय गति को रेखीय गति में चेंज करने का एक व्यवस्था होती है, जिसे क्या बोला, इस नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य नली लगी होती है, जिससे दंतुर दंड चक्र की सहायता से, दंतुर दंड चक्र की सहायता से प्रथम नली में आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। और इस नली के, अब जो आपने दूसरी नली ली है ना, उस नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरा ऊपर लेंस लगा है, ये लेंस क्या होता है? आंखों की ओर, इसे क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। तो आगे लिखिए, इस नली के या दूसरी नली के, इस दूसरी नली के ऐसा लिख लीजिए, इस दूसरी नली के दूसरे सिरे पर, इस दूसरी नली के दूसरे सिरे पर, ई नहीं है ना, इस नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य उत्तर लेंस, एक अन्य उत्तर लेंस लगा होता है, एक अन्य उत्तर लेंस लगा होता है, लेकिन किसका? छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी का। किसकी तुलना में? अभिदर्शक की तुलना में। यहाँ भी ये भी लिखिए, इस लेंस का द्वारक, इस लेंस का द्वारक व फोकस दूरी, इस लेंस का द्वारक व फोकस दूरी अभिदर्शक की तुलना में, अभिदर्शक लेंस की तुलना में कम होती है, अभिदर्शक लेंस की तुलना में कम होता है, छोटा होता है, कम होता है, ठीक है। फिर देखिए, ये लेंस किधर है? आंखों की ओर, जिसे क्या बोलते हैं? अभिनेत्र। यह लेंस आंखों की ओर होता है, यह लेंस आंखों की ओर होता है, यह लेंस आंखों की ओर होता है, इसे अभिनेत्र लेंस ये भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे अभिनेत्र लेंस, इसे अभिनेत्र लेंस, और ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिए, अभिनेत्र लेंस के ब्रैकेट में, इसे अभिनेत्र लेंस ब्रैकेट में लिख दो, इसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। क्या लिखेंगे? इसे अभिनेत्र लेंस ई कहते हैं, इसे अभिनेत्र लेंस ई कहते हैं। दिखाया जा रहा है नीचे तक?
इसे अभिनेत्र लेंस ई कहते हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये बनावट का जो आपने डायग्राम बनाया उसी को शब्दों में अपन ने लिख दिया। ओके, तो आप इसका डायग्राम तो आपने बना लिया होगा, इससे बनावट लिख लीजिए। उसके बाद अपन इसकी कार्य प्रणाली लिखते हैं। उसके बाद इसकी अपन कार्य प्रणाली वर्किंग प्रिंसिपल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, नहीं किया तो वैसे तो आप मेरे साथ नोट कर लिया करो। 18 यहाँ से, मैं 18 यहाँ से, निचला डायग्राम रखा हूँ, ये निचला 18। ओके, चलिए आगे देखिए। आगे अपन यहाँ लिखते हैं इसकी कार्य प्रणाली। क्या लिखते हैं? इसकी कार्य प्रणाली या इसका वर्किंग प्रिंसिपल, और इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब निर्माण। की प्रतिबिंब कैसे बनता है, इमेज फॉर्मेशन, आखिर में फाइनल इमेज कैसे कैसे बनाओ, प्रोसीजर क्या है जिसके थ्रू ये सारा काम हो रहा है। तो देखिए आगे लिखते हैं इसकी कार्य प्रणाली। क्या लिखेंगे? कार्य प्रणाली बोल दीजिए या वर्किंग प्रिंसिपल बोल दीजिए, या इसी को बोल देते हैं अपन प्रतिबिंब निर्माण। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब निर्माण, वर्किंग प्रिंसिपल प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए क्या हो गया, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यानी अभिदर्शक लेंस ओ अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने दूसरी ओर अपने फोकस तल में बनाता है। देखिए वस्तु कहाँ थी? अनंत पर। इस अभिदर्शक ने क्या किया? अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाया? अपने फोकस तल में एडेस बिडेस बनाया, जो क्या है? वास्तविक है, उल्टा है और बिंब से छोटा है। ये बात लिखिए आप। चल हो गए अभिदर्शक लेंस, मेरे साथ लिख लीजिए। यहाँ से मैं यहाँ से लिखा हूँ अभिदर्शक लेंस ओ, इसका बोले क्या बोलता है? इसको बोल दीजिए ओ। अभिदर्शक लेंस ओ अनंत पर स्थित, अनंत क्यों बोला? वस्तु तो बहुत दूर है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस तल में बिंब से अपने फोकस तल में बनाता है, अपने फोकस तल में। क्या लिखा मैंने? अभिदर्शक लेंस ओ अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब एडेस बिडेस, इसको लिख दीजिए प्रतिबिंब एडेस बिडेस, इसको नाम दीजिए प्रतिबिंब एडेस बिडेस अपने फोकस तल में बनाता है, अपने फोकस तल में बनाता है। यह इसका फोकस तल, इसके ऊपर और नीचे का भाग फोकस तल रहेगा, इसके फोकस मुख्य फोकस के ऊपर और नीचे का भाग फोकस तल कहलाएगा, अपने फोकस तल में बनाता है। ठीक है, यह है प्रतिबिंब एडेस बिडेस, यह है प्रतिबिंब एडेस बिडेस। कैसा होता है? वास्तविक है कि किरणें वास्तव में मिल रही, वास्तविक है, वास्तविक उल्टा वह वस्तु से छोटा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए ये जो प्रतिबिंब एडेस बिडेस है वो अभिनेत्र लेंस के लिए आभासी बिंब का काम करेगा। तो आगे लिखेंगे कि यह है प्रतिबिंब एडेस बिडेस, यह है प्रतिबिंब एडेस बिडेस अभिनेत्र लेंस ई के लिए आभासी बिंब का काम करता है। यानी इस लेंस को ऐसा लग रहा है कि वस्तु यहीं पर रखी है, उसका ऐसा इसको लगा, रियल में नहीं। क्या लिखा हमने? प्रतिबिंब एडेस बिडेस अभिनेत्र लेंस ई के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है, आभासी बिंब का कार्य करता है। क्लियर यहाँ तक? फिर देखिए क्या करते हैं, इस अभिनेत्र लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, ये जो प्रतिबिंब एडेस बिडेस है उस अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र और इसके प्रथम फोकस के मध्य आ जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, ये आपका जो अभिनेत्र लेंस है एक किसकी तरह व्यवहार करेगा? सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करेगा। आप याद कर लीजिए, हमेशा चाहे टेलीस्कोप हो चाहे माइक्रोस्कोप हो, आपका जो अभिनेत्र लेंस है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या थी, आपने पढ़ रखी है कि जब उसके अंदर बिंब को कहाँ रखते हैं? उसके प्रकाशीय केंद्र और उसके प्रथम फोकस के बीच ही रखते हैं बिंब को। उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के इधर ही आभासी, सीधा और बड़ा ये बनाता था। कौन सा? आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। यानी यहाँ पर जो अभिनेत्र लेंस है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करेगा। यानी आईपीस लेंस बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप।
ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया कि ये इसके लिए आभासी बिंब का काम करेगा। फिर वही काम करेंगे कि अभिनेत्र लेंस को आगे लिखिए, जिसमें अभिनेत्र लेंस ई को इस प्रकार समायोजित करते हैं या इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अभिनेत्र लेंस ई के प्रकाशित केंद्र, अभिनेत्र लेंस ई के प्रकाशित केंद्र, अभिनेत्र लेंस ई के प्रकाशिक केंद्र व इसके प्रथम फोकस के मध्य, व इसके प्रथम फोकस के मध्य आ जाए, व इसके प्रथम फोकस के मध्य आ जाए। यानी आप ये भी लिख सकते हो कि यहाँ अभिनेत्र लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है। लिख लीजिए लाइन भी, यहाँ अभिनेत्र लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर लिख लिया होगा आपने, ये जो अभिनेत्र लेंस है इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश सीधा आभासी व बड़ा बनाएगा। देखिए इसका प्रतिबिंब इसने कौन सा बना दिया, ये। तो आगे लिखिए, अभिनेत्र लेंस ई, अभिनेत्र लेंस ई प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी सीधा व बड़ा, किससे बड़ा, इससे बड़ा, ए डैश बी डैश से व बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाता है। ठीक है। और काम की बात यहाँ पे यह है कि जो प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बना, तो मूल जो वस्तु थी उसके सापेक्ष उल्टा है और उसके सापेक्ष आभासी। आभासी क्यों है, क्योंकि इसके सापेक्ष इधर आ रहा है, इसके लिए आभासी। आगे क्या लिखोगे, प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको अपन ए डबल डैश बी डबल डैश बोल दिया। तो क्या लिखोगे, प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश वस्तु ए बी के सापेक्ष, वस्तु ए बी के सापेक्ष कैसा है, ए बी के सापेक्ष बड़ा व आभासी, बड़ा व आभासी है। तो ये होगी इसकी थ्योरी के बारे में आपने यहाँ तक लिखी है। आगे बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता या इसका दूरदर्शी का जो आवर्धन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसका डेरिवेशन देख लीजिए। चलिए आगे चलिए, मैं इसको यहाँ से कार्य प्रणाली आप नहीं लिखा है तो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है। चलिए आगे देखिए इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, नली की लंबाई क्या होगी, ये नली की लंबाई क्या होगी, सारी बातें अपन कर लेते हैं। तो देखिए आगे लिखिए दूरदर्शी का आवर्धन या फिर अपवर्तक दूरदर्शी का आवर्धन। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखा हूँ, इसका आवर्धन मतलब इसका मैग्निफिकेशन। तो देखिए आवर्धन का फॉर्मूला, देखिए दूरदर्शी का आवर्धन, तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है, वही दूर जो आपने सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था कुछ वैसा ही 99%, थोड़ा बहुत हल्का सा चेंज होगा। तो देखिए ऊपर क्या था, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, ये तो है m बराबर बीटा बाई अल्फा, पहले भी क्या पढ़े, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी क्या है और संयुक्त में भी क्या है। तो बीटा क्या था, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण, बटा अल्फा क्या था, वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण जब वस्तु d दूरी पर रखी हो। लेकिन यहाँ पर क्या d बोल सकते हैं, क्या वस्तु को d दूरी पर रख सकते हो, अगर वस्तु को d दूरी पर रख लेते हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी यहाँ पर आप वस्तु को d के ऊपर तो नहीं ला सकते। तो यहाँ पे चेंज होगा कि वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण d यहाँ पे नहीं आएगा। d समझते हो ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, उसको हम कैपिटल डी से दिखाते हैं। डी क्या होता है 25 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसको निकट बिंदु भी हम बोल देते हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ से आएगा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण। तो लिखिए फॉर्मूला, आवर्धन फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखोगे, अंतिम
प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण, आंखों पर बनाया गया कोण, ठीक है। अपॉन नीचे क्या आएगा, वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण, नीचे क्या आएगा, वस्तु द्वारा, वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण, वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण। फॉर्मूला वही है, छोटा हो गया थोड़ा, वहां पे सूक्ष्म दर्शन से वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया कोण जब वस्तु डी दूरी पर रखी हो। यहाँ पे डी नहीं आएगा क्योंकि पास में आप नहीं ला सकते, अगर पास में ले आते तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वस्तु द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण, तो देखिए अंतिम प्रतिबिंब ये रहा, आपकी आंख ये रही, तो कितना कोण बना, बीटा, ये तो बनना है बीटा, ये भी कितना है बीटा, इसका जो कोण ये बीटा, कितना होगा बीटा। तो यहाँ का एम बराबर, नीचे में लिखा है आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन यानी बीटा, और नीचे वस्तु द्वारा, तो वस्तु कितना, अगर मान लो यहाँ देखो एल का क्या होता है, ये यंत्र जो ऊपर जो होता है वो यंत्र के साथ बनाया गया कोण, और नीचे वाला क्या है बिना यंत्र के। तो आप क्या करो, आपको अल्फा देखना है तो आप क्या करो, दूरदर्शी के आगे आके से खड़े हो जाओ, यहाँ मैं से बचूंगा, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ आके खड़े, मान लो आप यहाँ आके खड़े हो गए, दूरदर्शी आपकी टांगे 3 6 4 जो भी है, ठीक है। आप यहाँ आके खड़े हो गए तो आपकी आंखों पे कोण कितना बना, अल्फा, तो यहाँ पे नीचे आएगा अल्फा, वस्तु द्वारा आंखों पर, या आप इसके आगे दूरदर्शी पीछे आप आगे खड़े हो गए थे, तो यहाँ क्या आपको बनना अल्फा, कम बनेगा, दूर है ना, ये तो पास में लाया इसको उठा के, ठीक है। तो एम बराबर बीटा बाई अल्फा। अब देखिए बीटा और अल्फा का मान निकालो, तो यहाँ पे कोई अल्फा और बीटा छोटे अजम्पशन है, अजम्पशन ये वस्तु जैसे 1% छोटा बना, तो ये भी छोटा ही बन रहा है वस्तु की तुलना में, तो अल्फा और बीटा छोटे होंगे। तो आपको याद होगा कि जब कोण छोटा होता था तो टेन थीटा को लगभग थीटा लिखते थे, क्लियर। तो यहाँ पे उल्टा बोलो, यहाँ कोण छोटा है तो थीटा को अपन लगभग क्या लिख देंगे, टेन थीटा लिख देंगे, क्लियर। तो यहाँ पे वही काम करेंगे कि यहाँ अल्फा व बीटा छोटे, यहाँ अल्फा व बीटा बहुत छोटे, बहुत छोटे, तो आप क्या लिखोगे, तो अल्फा को ये लगभग का साइन है, लगभग का चिन्ह है, अल्फा को लगभग टेन अल्फा लिख दीजिए और बीटा को लगभग टेन बीटा लिख दीजिए। तो आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। इसके बाद में यहाँ लिखा हूँ, आप देखते हैं ध्यान से, बोर्ड में थोड़ी जगह कम है तो आप समझ रहे हो मेरी बात। इसके बाद ये के बाद ये एम बराबर टेन बीटा अपॉन नीचे आ गया टेन अल्फा, ठीक है। इसका समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए, समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। अब अपना काम है, अपना यहाँ पर काम है टेन बीटा और टेन अल्फा का मान निकालना। तो देखिए टेन बीटा निकाल, ये रहा बीटा, तो टेन बीटा, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये बटा ये भी कर सकते और ये बटा ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ये बटा ये करेंगे। तो देखिए टेन बीटा का मान क्या आ गया, टेन बीटा का मान लंब बटा आधार, तो लंब कितना है इसका, लंब यहाँ पे है ए डेश बी डेश, आधार क्या है, आधार ये रहा, ये नहीं है ये रहा यूई, ये वाली दूरी यूई लिख रहा है, यूई ये दूरी यूई, तो यहाँ पे यूई मतलब अभिनतल लेंस से इस वस्तु की दूरी, यानी इसके लिए वस्तु यही है, इसके लिए वस्तु यही है। चलो आगे निकालते हैं यहीं पे टेन अल्फा का मान। तो टेन क्या होगा, अब देखिए ये कोण अल्फा है, तो ये भी कितना होगा अल्फा, क्लियर है। ये कोण अल्फा तो कितना होगा अल्फा, तो थीटा जो कोण है, तो अपन ये तो निकाल नहीं सकते कि वस्तु को पता ही नहीं कितनी दूर रखी है, ये तो अपने को पता नहीं है, तो अपन ये नहीं निकाल सकते, तो अपने दिमाग लगा लिया कि अगर ये अल्फा है ये भी कितना होगा अल्फा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे टेन अल्फा, टेन हुआ लंब बटा आधार, ये तो बन गया लंब, ये तो बन गया लंब, लंब कितना बन गया वही ए डेश बी डेश अपॉन आधार, आधार क्या होगा ये वाली दूरी, और ये दूरी कितनी है एफ नोट के बराबर, किसकी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। यहाँ पे जाएगा ए बी अपॉन एफ नोट, ए बी अपॉन एफ नोट, ये यहाँ पे। तो देखिए इसके बाद तो क्या करना क्या लिख दो यहाँ पे आगे कि टेन अल्फा, यानी हो गया टेन अल्फा, यानी लिखना है टेन अल्फा व टेन बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, टेन अल्फा व टेन बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए अब आपका बन जाएगा यहाँ में लिखा हूँ। उसके बाद m बराबर टेन बीटा का मान क्या आएगा, यह आपका आ गया ए डेश
बी डैश अपॉन यू ई, और नीचे टेन अल्फा क्या आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन एफ नोट। तो यहाँ से ए डैश बी डैश गया तो क्या बचा, एम बराबर एफ नोट अपॉन यू ई, एफ नोट अपॉन यू। तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको अपन चिन्ह के, तो यू को क्या रख दीजिए माइनस। क्यों रखा माइनस, भाई किरणें कहाँ जा रही इधर, और लेंस में सारी दूरी कहाँ से मापते हैं, प्रकाशिक केंद्र से। तो यहाँ आने के लिए आपको इधर समझना पड़ा, मतलब ये जो दूरी है वो आपतित किरण के विपरीत है, मतलब ये किरण इधर आ रही है इसके विपरीत है, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापे की दूरी धनात्मक होती है, और एफ नोट तो आपतित किरण के आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे माइनस यू, एफ नोट धनात्मक रहेगा ना, ये एफ नोट। इसका फॉर्मूला आ गया एम बराबर, इसको हम लिखेंगे एम बराबर माइनस एफ नोट अपॉन यू। यह आपका फॉर्मूला आ गया किसका आवर्धन का फॉर्मूला, किसके लिए, टेलीस्कोप के लिए, दूरदर्शी के लिए आवर्धन। अब सेम काम यहाँ पे करना है जो आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया था कि केस फर्स्ट जब अंतिम प्रतिबिंब डी पे बन रहा हो, मतलब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, पहला केस। दूसरा केस जब अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बन रहा हो, मतलब न्यूनतम आवर्धन। तो वो दोनों के दोनों केस यहाँ पे अप्लाई करने, तो आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले मिल जाएंगे, मतलब अधिकतम आवर्धन और न्यूनतम आवर्धन के दो फॉर्मूले मिल जाएंगे। आप यहाँ तक नोट कीजिए, इसका इसको यहाँ से हटाता हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, कर लिया यहाँ तक आपने, एक मिनट कर लो, 1 मिनट आ गया, हो गया यहाँ तक। तो चलिए, नहीं किया था और फिर नोट कर लीजिए, इसको आपने समीकरण 1 बोला, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दी, समीकरण नंबर 2 बोल दी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे चलिए आगे, इसको यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, ओके। अब देखिए आगे, केस फर्स्ट कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हूँ, डी पर बन रहा हूँ, मतलब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हूँ, अर्थात अधिकतम आवर्धन। तो केस फर्स्ट लिखिए, इसके अंदर केस फर्स्ट क्या लिखोगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, अर्थात इसको ये भी बोल सकते हैं, पास में तो कोण बड़ा बढ़ेगा, और कोण बड़ा बढ़ेगा तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, यानी अधिकतम आवर्धन या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, डी पे बन रहा है। तो देखिए इस v का मान क्या बन जाएगा, अंतिम, ये क्या होती है अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, तो v कहाँ पे बना, डी पे, तो v का मान क्या आएगा -d, इधर बनेगा ना, डी से बना है, डी स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी, तो v का मान -d, और u का मान तो वही -u ही, और f का मान क्या आएगा, f का मान आएगा f, प्लस में रहेगा। फोकस दूरी किसकी लेंगे, अभिनेत्र की, किसकी लेंगे, आप बोलोगे माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्यों होगा, उत्तर लेंस है, ऐसा बोलिए, इसका मुख्य फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये इसकी होगी ऐसी, ये इसकी क्या होगी ऐसी, यहाँ से लेके इसके प्रकाशिक केंद्र से ऐसी, तो इसकी ऐसी, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, बात सही है, लेकिन अपन कौन से लेंगे, मुख्य फोकस कौन सा, ये वाला, ये होगी इसकी प्लस। याद कर लीजिए, उत्तर लेंस की तो प्लस देते हैं फोकस दूरी, आउटर क्या होते हैं माइनस होती है ना, बता रखा ना पहले। तो एफ बराबर ऐसी, तो यहाँ पे वो इससे लेंस उत्तर, कौन सा लेंस है, लेंस उत्तर, कौन सा लेंस उत्तर, लेंस उत्तर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो यहाँ पर रखिए f की जगह तो f ये रखिए 1/v, v की जगह रखना है माइनस का d, माइनस यहाँ पहले से, और u की जगह रखना है माइनस का u, u की जगह माइनस का u, तो क्या बना 1/f, ठीक है, -1/d, यानी -1/d, ये क्या बन गया माइनस प्लस 1/u, इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा 1/f प्लस 1/d बराबर 1/u। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या कि 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d लिख सकते हैं ना। तो ये आ गया, इसको आप समीकरण नंबर 3 बोल दीजिए, समीकरण नंबर 3। तो करना कुछ नहीं है, समीकरण 2 है, तो देखिए समीकरण 2 क्या आ रहा है, -f0
बटा यूई, तो इसको मैं ये लिख दूं 1 बटा यूई। बात एक है ना, एफ नॉट गुना 1। तो क्या करना है, इस यूई का मान 1 बटा यूई का मान समीकरण 2 में रख दिया। तो समीकरण 2 है समीकरण 3 से, समीकरण 2 है समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 को मैं यहाँ से डालूं, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ये रहा मेरा समीकरण नंबर 2। आपकी कॉपी में लिखा है माइनस एफ नॉट अपॉन यूई, यह आपका समीकरण नंबर 2 है। तो करना कुछ नहीं है, समीकरण इसको मैं यहाँ से डालूं, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से क्या बन जाएगा, m बराबर माइनस एफ नोट, और यहाँ पे 1 बटा यूई, ठीक है, और 1 बटा यूई की वजह से यहाँ पे ये आ गई यहाँ से 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी आई, 1 अपॉन डी। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से एफ ई को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ से एफ ई कॉमन आएगा तो यहाँ पे तो एफ ई बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे एफ ई नहीं है, इसको एफ ई से गुणा भी कर दिया, एफ ई से बाहर भी कर दिया, तो ये वाला एफ ई तो बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एफ ई, तो ये बन जाएगा एम बराबर माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई इंटू यहाँ बचेगा 1 प्लस एफ ई बाई बी। ये आपका फॉर्मूला आ गया किसका, आवर्धन का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला आ गया, जब स्पष्ट पर अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो उस टाइम आपका आवर्धन का फॉर्मूला ये रहेगा, एम साउंड आपके लिए जगह स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है यहाँ पे। अब देखिए इसी में आप नली की लंबाई की बात करो, नली की मतलब दूरदर्शी की नली की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, दूरदर्शी की नली की लंबाई। तो नली की लंबाई का मतलब है दोनों लेंसों के बीच की दूरी, दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यही तो है, यानी एफ नोट यहाँ से यहाँ तक एफ नोट प्लस यहाँ से यहाँ तक यूई, तो क्या बन जाएगा, ये आएगा एफ नोट और प्लस का यूई, एफ नोट प्लस का यूई, और यहाँ लगा दीजिए मोड, यहाँ क्या लगा दीजिए मोड, मतलब विदाउट चिन्ह, बिना चिन्ह के जो संख्यात्मक मान है वो मान रखना है, संख्यात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है। ये होगी इस केस में नली की लंबाई। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए, केस फर्स्ट आपका पूरा, केस सेकंड आप खुद भी कर सकते हो। जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो, तो चेंज कुछ नहीं होगा, v की जगह माइनस अनंत आएगा, 1 बटा अनंत 0 हो जाएगा, यूई बराबर ऐसे आएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस एफ नॉट अपॉन ऐसी, माइनस एफ नॉट अपॉन ऐसी फॉर्मूला बन जाएगा। तो ठीक है, आप मेरे साथ करवा में रखो, फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। चलिए इसको मैं यहाँ से नोट कर रहा हूँ, नीचे वाला आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए, हटा रहा हूँ इसको। ओके ठीक है, चलिए आगे। केस सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर, अनंत पर बन रहा है तो विजुअल एंगल 10 गुण छोटा हो गया, तो आवर्धन कम रहेगा, यानी न्यूनतम आवर्धन इसको बोल सकते हैं। आंखें बिल्कुल आराम से रखिए, हाँ पास में अगर डी पे देखें तो आंखों में जोर पड़ता है तो आंखें जल्दी थक जाती है, तनाव में होती है आंखें। जब कहाँ बनता है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है उस टाइम। केस सेकंड क्या लिखेंगे कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, अनंत मतलब इनफिनिट, बहुत अनंत में बहुत दूर बन रहा है, अनंत पर बन रहा हो, इसी का दूसरा नाम होता है न्यूनतम आवर्धन, मिनिमम मैग्निफिकेशन, न्यूनतम आवर्धन। तो क्या होगा, v, ये जो दूरी है v कहाँ चला गया, अनंत पे, यानी v का मान तो माइनस का अनंत, और u का मान माइनस का यूई, और f का मान तो वही f ही रहेगा प्लस। तो वही फिर से क्या लाएंगे, लेंस सूत्र, कौन सा लेंस सूत्र है, पतले लेंस सूत्र, जो होता है 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू, और एफ वी और यू आप जानते हो ना। तो लेंस सूत्र 1 बटा एफ बराबर 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू। तो देखिए यहाँ पे एफ का मान क्या आएगा, एफ की जगह एफ ही बराबर 1 बटा वी, की जगह माइनस अनंत, यहाँ पे माइनस, और यू की जगह माइनस का यू। तो 1 बटा अनंत, बार बार मैंने आपको कई बार बताया, 1 बटा अनंत का जीरो का रीजन मैंने आपको बता रखा है। तो 1 बटा एफ ई बराबर कितना होगा, 0 माइनस माइनस प्लस, यानी 1 अपॉन यू, यानी यहाँ से हो गया 1 बटा एफ ई बराबर 1 बटा यू, इस केस में यू किसके बराबर आ गया, एफ ई के बराबर, यानी ये जो दूरी है
यू ई कहाँ हो गया ऐसी, तो बात सही भी है। तो उत्तल लेंस का वो केस याद कीजिए जब बिंब उसके प्रथम फोकस पर रखा था तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा था। क्लियर, फोकस दूरी के बराबर यू ई बराबर ऐसी, इसको आप समीकरण नंबर 4 बोल दीजिए। अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 2 और समीकरण 4 से, समीकरण 2 व समीकरण 4 से, समीकरण 2 व समीकरण 4 से कुछ नहीं, यूवी की जगह रखना है एफ। तो यहाँ पर इस टाइम जो आवर्तन का फॉर्मूला आएगा वो आएगा एम बराबर माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई, एम बराबर माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई, जहाँ पे एफ नोट क्या है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी, एफ ई है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदर्शक, ई मतलब आई मतलब अभिनेत्र या नेत्रिका। ठीक है, और इस केस में नली की लंबाई, इस केस में केस सेकंड में नली की लंबाई, तो नली की लंबाई मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी, यानी क्या आएगा एफ नॉट प्लस यूई, ये प्लस ये। अब यूई का मान किसके बराबर हो गया एफ ई के बराबर, तो इस केस में जो नली की लंबाई है वो बन जाएगी सिंपल एफ नॉट प्लस एफ ई, और वही मोड के साथ, समझ आया ना, मोड मतलब परिणाम, सिंपल संख्या नहीं, सिंपल एफ नॉट प्लस एफ ई, चिन्ह को भूल जाना है इसमें नली की लंबाई निकालने के लिए, दूरी का नेगेटिव रीजन ये भी समझ सकते हो। तो ये क्या आपकी अपवर्तक दूरदर्शी। आगे बात करते हैं परावर्तक दूरदर्शी की। तो अब यहाँ तक आपको मेरे साथ समझ में आ गया होगा, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया 46 मिनट, अब इसको भी कर लेते हैं। तो आगे चले, तो आगे हेडिंग डाल लीजिए परावर्तक दूरदर्शी। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो आगे चलिए परावर्तक दूरदर्शी। चलिए नेक्स्ट, सेकंड कौन सी दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो अभी आप जब अपवर्तक दूरदर्शी काम में ले रहे थे तो वहां पर आपको अभिदर्शक लेंस बड़े आकार का चाहिए, बड़े आकार मतलब बड़ा चाहिए, तो उसमें बहुत सारी परेशानियां क्या है, परेशानियां ये, पहली बात उसको बनाना, इतना बड़ा लेंस बनाना भारी है, डिफिकल्ट है। दूसरी बात, बड़ा लेंस बनाओगे तो कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, यानी कीमत बढ़ेगी। तीसरी बात, उसको होल्ड कर पाना, उसको रखना, मतलब मैकेनिकल अरेंजमेंट कुछ सारा लगाना पड़ेगा उसको टिकाने के लिए, उसको फिक्स रखने के लिए, टीसीएस का नुकसान। और भी बातें हैं, फिजिक्स बातें ये कि अगर बड़ा लेंस होगा तो उसमें क्या होगा, गोलीय विपतन होगा, तो गोलीय विपतन इसको बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय विपतन। और एक होता है वर्ण स्टेप, क्या होता है वर्ण विपतन, वर्ण विपतन। इसका मतलब क्या है, वर्ण विपतन का मतलब यह है कि देखिए आपको पता है अलग अलग रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, अलग अलग रंग की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, और अलग अलग यानी अलग अलग अगर तरंग दैर्ध्य अलग है तो आपको पता है जो अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ठीक है, ये जो आपने पढ़ रखा है कि विबज्योर, आगे विबज्योर के ऊपर वी आई बी जी वाई ओ आर, तो वी से आर की तरफ जाने पर लैम्डा मतलब तरंग दैर्ध्य बढ़ती थी, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती थी तो अपवर्तनांक घटता था। और बाकी दो बातें जो काम की यहाँ पे नहीं है, इधर जाने पर वितरण कोण भी घटता है और परिकीर्णन भी घटता है, वो यहाँ काम में नहीं है। तो देखिए अगर लैम्डा बढ़ेगा तो तरंग दैर्ध्य अपवर्तनांक घटेगा, अपवर्तनांक अगर अलग अलग है तो अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग जगह बैंड होगी, अलग अलग जगह बैंड होगी, मतलब अलग, जैसे मान लो कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है तो ये कहीं दूर जाके घूमेगा, इसका वितरण कम हुआ, और ये आ गया किसका, ये आ गया आपका डेल आर, और बैंगनी का जाकर उसका वितरण ज्यादा हो जाएगा, यहीं पे घूम जाएगा। तो अलग अलग रंग अलग अलग जगह मिलेंगे
तो आपका जो इमेज बनेगा वो धुंधला हो जाएगा, एक जगह नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं वर्ण विपथन। दूसरा आता है गोल विपथन। क्या आता है? गोल, ये वाला, ये तो ये हो गया, ठीक है। गोल विपथन ये होता है कि अभी तक आप जो लेंस पढ़ रहे थे, मैंने आपको कई बार बोला है कि आपके सिलेबस में जितने भी लेंस है उनका द्वारक बहुत छोटा, चिन्ह था इसका था, ठीक है, बहुत छोटा है। अब यहाँ पे लेंस बड़ा होगा तो होगा क्या कि जो किरणें मुख्य अक्ष के पास में होती है उनको बोलते हैं मतलब पराक्षीय किरणें। तो पराक्षीय किरणें मानो कि यहाँ जाके मिल रही है, मानो कहीं दूर जाके यहाँ मिली, और जो दूर किरणें होती है उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज, ये कहीं यहीं पे मिल जाएगी। तो फिर भी वही क्या हो गया कि जो मतलब जो लाइट आ रही है वो अलग अलग जगह पर मिल रही है, तो यहाँ से फिर से आपकी इमेज क्या बन जाएगी, धुंधली बन जाएगी। तो कुछ परेशानी आती, ये तो परेशानी है कि टेक्निकली फिजिक्स यानी टेक्निकल प्रॉब्लम है। और पहली बात वही भारी पड़ रहा है, कॉस्टली है, महंगा पड़ रहा है, रख पाना मुश्किल है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने को जरूरत पड़ी किसकी, परावर्तक दूरदर्शी या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम समझिए एक बार। देखो ये भी वैसे दो प्रकार की होती है, कैसेग्रेन और न्यूटोनियन। आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है वो न्यूटोनियन दूरदर्शी का दिया है। किसका दिया है? न्यूटोनियन परावर्तक दूरदर्शी का दिया है। वैसे कैसेग्रेन एनसीईआरटी इसको कैसेग्रेन का दे रखा है सही, और यहाँ का भी उसमें क्या देखा, न्यूटन। मैंने एक ही बोला है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो अपन इसी को क्या मानेंगे, परावर्तक दूरदर्शी मानेंगे। आगे इसका डायग्राम देखिए। अब इस चीज को हटाने के लिए अपने यहाँ पे काम में क्या लेंगे, इस चीज को हटाने के लिए यहाँ लेंस की जगह लगा देते अवतल दर्पण। क्या लगा देते? अवतल दर्पण एक बड़े द्वारका और परवलयाकार होता है। तो पहले यहाँ पे मैं कुछ लिखवाता हूँ बातें, फिर डायग्राम बनाते हैं। तो पहले इसकी आप सही बात लिखिए, परावर्तक दूरदर्शी लिखिए, वह दूरदर्शी जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह दूरदर्शी जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है परावर्तक दूरदर्शी या परावर्तित दूरदर्शी कहलाता है। और इसमें अभिदर्शक के रूप में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आगे लिखिए इसमें, वह दूरदर्शी, वह ये नहीं है, दूर है ना, वह दूरदर्शी जो परावर्तन के सिद्धांत पर, वह दूरदर्शी जो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तक या इसी को बोलते हैं परावर्ती, एक ही बात है, परावर्ती या फिर इसको परावर्तक क्या बोलते हो, परावर्ती या परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं, ठीक है। और नीचे इसमें अभिदर्शक के रूप में, इसमें अभिदर्शक जो आपका वस्तु को जो लेंस की जगह क्या है, दर्पण, इसमें अभिदर्शक के रूप में बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग, इसमें अभिदर्शक के रूप में बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसका आकार कैसा होता है, परवलयाकार। एक होता है वर्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, ऐसे होता है परवलय, इसको बोलते हैं परवलयाकार आकृति, परवलयाकार। ये भी इसमें लिख लीजिए, इसका आकार परवलयाकार होता है, इसका आकार परवलयाकार, परवलय जैसा परवलयाकार होता है, इसका आकार परवलयाकार होता है। मैं एक बार मार्कर में इन डाल देता हूँ, आ ध्यान रख लीजिए। डायग्राम भी बनाते हैं। हो गया डायग्राम बनाते हैं, बनाऊंगा डायग्राम, मैंने बनाया नहीं तो देखिए इसमें क्या होता है, ये आप देखिए इसका डायग्राम। तो डायग्राम के बारे में यहाँ का लिख लिया होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक बड़े द्वारक का अपन अवतल दर्पण काम में लेंगे। तो अवतल दर्पण में आपका वर्ण विपतन और गोल विपतन का दोष नहीं आएगा, क्योंकि दर्पण में सिर्फ और सिर्फ परावर्तन होता है, अपवर्तन होता नहीं। अपवर्तन होता है लेंस के अंदर, यानी आपने लेंस को ही हटा दिया। तो बड़े द्वारक का आपका क्या हो गया, देखिए आप ऊपर से परिभाषा नोट करिए, मैं ऊपर चढ़ा हूँ, मैं ऊपर से हटा रहा हूँ, यहाँ से परिभाषा लिखी होगी। इसमें ये हो गया आपका अवतल दर्पण, यह आपका क्या है, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण है। और ये चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। ये क्या होता है, चौड़ी नली के एक सिरे पर
लगा होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे बहुत दूर वस्तु, यहाँ पे अनंत से बहुत दूर मान लो वस्तु है जिसको मैंने बोला ए बी, तो यहाँ से वही अनंत से किरणें आ रही है आपस में समांतर, लेकिन मुख्य अक्ष से समांतर, अनंत से किरणें आ रही है, अनंत से किरणें आ रही है वो समांतर, लेकिन यहाँ देखिए ये अवतल दर्पण और ये इसकी मान लो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर इसको आप बोल दीजिए अवतल दर्पण M1, इसको आप नाम दे दीजिए अभिदर्शक, क्या नाम दे दीजिए, अभिदर्शक, ऑब्जेक्टिव लेंस। और यहाँ पे इसकी मुख्य अक्ष पर एक दूसरा दर्पण और होता है, उसको अपन बोलते हैं समतल दर्पण, क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। और ये समतल दर्पण इस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका होता है। अब यहाँ से अनंत से किरण आ रही है, एक किरण यहाँ से गई, यहाँ टकराई, यहाँ इसका परावर्तन होगा, ये परावर्तन होके ये अवतल दर्पण को अपने फोकस पर केंद्रित करेगा, लेकिन फोकस पर केंद्रित होने से पहले ही ये किरण M, इसको बोल दीजिए M2, ये आपका क्या है, ये आपका समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण पे टकराएगी, समतल दर्पण में टकराएगी। तो मान लो यहाँ से आई और ये यहाँ पे जाके ऐसे टकराई और ऐसे टकरा के मान लो ये आपकी चली गई, कहाँ जाएगी, नीचे जाके ये चली गई, ठीक है। यहाँ फिर आगे एक लेंस और होता है, अभी रुकिए, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे आपकी ऐसे, एक मिनट डायग्राम में थोड़ा सा डायग्राम के अंदर ये जाके यहाँ जाके, ठीक है, ऐसे जाके इधर टकरा रही है। अब आगे देखिए दूर से यहाँ पे लेके आते हैं, इसी के समांतर कहाँ आएगी वो, पोल के ऊपर, पोल ध्रुव के ऊपर आएगी, यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ इसका परावर्तन होगा, कहाँ जाएगी, दर्पण पे जाएगी, दर्पण में फिर से इसका परावर्तन होगा, फिर कहाँ आएगी, मान लो कहीं यहाँ आ रही, कहीं यहाँ पर आ रही है। फिर आगे एक नेक्टर लेंस और लगा होता है, आगे इस नली के पास एक दूसरी नली और होती है, इस नली के पास एक दूसरी नली और होती है, और यहाँ एक होता है, इसको बोलते हैं अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्रिका, अभिनेत्र लेंस, नेत्रिका बोल दो, साउथ इसको अभिनेत्र भी बोलते हैं, अभिनेत्र, यहाँ पे अभिनेत्र लेंस, ठीक है, इसको मैंने बोला ई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसका अपवर्तन, मान लो यहाँ आपकी, यहाँ इसका अपवर्तन, यहाँ इसका अपवर्तन, और यहाँ आपकी मान लो आई, यहाँ आपकी क्या है, यहाँ से आप इसको देख रहे हो और यहाँ आपकी आई, देखिए इसने क्या किया, इस वस्तु AB का प्रतिबिंब ये बना B का प्रतिबिंब, किसने कहा से, मान लो B से, तो ये A B, वास्तविक उल्टा और उल्टा और छोटा बना दिया, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब इसने बना दिया, किसने, दर्पण ने। अब देखिए फिर ये कहने जब यहाँ पे मिल रही है, आगे से क्या हो जाएगा, फैलिंग, तो पीछे बढ़ाने पर कहीं मिलेगी, पीछे बढ़ाने, मान लो कहीं यहाँ जाके ये ऐसे आगे जाए कहीं, मान लो आगे जाके यहाँ मिल रही है, ये किसके लिए बनी, बी की, तो B डबल डेश और ये बन जाएगा आपका A डबल डेश। अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसके साथ एक आभासी और सीधा बनता है, यानी आभासी और सीधा बनेगा और बड़ा भी बनेगा। ये होगी एक तरह की आपकी न्यूटोनियन, या कौन सी है, ये आपकी न्यूटोनियन टेलीस्कोप, ABB अभिदर्शक लेंस। यहाँ का कौन सा होता है, ये अल्फा मान लीजिए, ये कौन अल्फा मान लीजिए, M1 दर्पण, ये M2 दर्पण, इसके प्रकाश का नाम ई बोल दीजिए, उसको आपने ओ बोल रखा ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकस भी मान लो F0 है, दर्शक है। तो चलिए यहाँ तक लोग इसका डायग्राम, ये वो इसका डायग्राम। अब इसकी बात आती है इसकी थ्योरी की, तो थ्योरी देखिए मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवा देता हूँ, थ्योरी लिखवा दें तो देखिए, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक एक अधिक, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक एक अधिक फोकस दूरी F0 और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण M होता है। क्या लिखिए, इसकी थ्योरी लिखिए मेरे साथ साथ। तो इसमें देखिए पहले देखो इसकी बनावट, क्या देखो इसकी बनावट और इसकी रचना यानी इसका कंस्ट्रक्शन, ये क्या है इसमें, ये आपका अभिदर्शक, लिख लीजिए इसमें परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक एक बड़ी फोकस दूरी, अभिदर्शक एक बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण M1, इसको मैंने क्या बोल रखा है, M फॉर मिरर, अवतल दर्पण M1 होता है, जो एक चौड़ी नली के, ये चौड़ी नली है, जो एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है और इस नली का दूसरा सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर कर दिया जाता है। फिर आगे से देखिए M1 होता है, ठीक है, जो
जो एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है, चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा होता है। देखिए ये चौड़ी नली के एक सिरे लगा है आपका अवतल दर्पण, वह इस नली का दूसरा सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर कर दिया, दूसरा सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर कर दिया जाता है। ठीक है। फिर देखिए इसके अवतल दर्पण के फोकस से पहले देखो ये किरण अगर आगे जाती तो आगे जाएगा मिलती, कहाँ मिलती? अवतल दर्पण के फोकस में। तो यहाँ फिर से अवतल दर्पण के फोकस से पहले एक समतल दर्पण M2 अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर लगा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, केवल कंडीशन होता है वस्तु को करना होता है। और नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले ये रहा इसका अवतल दर्पण का फोकस, ये किरणें आगे जाती तो यहाँ जाके मिलती, तो क्या कहेंगे? नली में अवतल दर्पण के फोकस से, नली में अवतल दर्पण के फोकस से पहले एक समतल दर्पण M2 अवतल दर्पण की जो मुख्य है, इसकी मुख्य अक्ष से कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। नली में अवतल दर्पण के फोकस से पहले एक समतल दर्पण M2 अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर लगा होता है। 45 डिग्री के कोण पर लगा होता है, 45 डिग्री कोण पर लगा होता है या रहता है। ठीक है, कोण पर रखा होता है की बात है। ठीक है। और इस नली के एक दूर पास में, इस नली के पास में एक पतली नली होती है जिसके एक सिरे पर क्या है, जिसके सिरे पर अभिनय लेंस लगा होता है। फिर आगे लिख लीजिए इसके अंदर दूरदर्शी नली के पास, इसका मैं यहाँ लिखा हूँ दूरदर्शी नली के पास। इसके बाद में यहाँ लिखा हूँ दूरदर्शी नली के पास एक अन्य नली, ये वाली इसकी बात करें, एक अन्य नली लगी हो, एक अन्य नली में क्या लगा है? कम फोकस दूरी और कम द्वारक का उत्तल लेंस लगा है। एक अन्य नली में कम फोकस दूरी व कम छोटे द्वारक, कम द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। और ये लेंस कहाँ है? ये लेंस आंखों के पास में, आपकी क्या है? आपकी आंख है। ये लेंस उत्तल लेंस लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे अभिनेत्र लेंस। इसे क्या बोलते हैं? इसे अभिनेत्र लेंस या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसे नेत्रिका, अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। इधर यहाँ तक अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये तो इसकी बनावट। आगे बात करें इसकी कार्य प्रणाली, इमेज कैसा बनता है। देखिए अनंत पर या दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल क्या बनाता है? यहाँ पे बनाता है कि इसको लिखा। देखिए आप यहाँ पे नोट कीजिए, इसके बाद में आप इसको कार्य प्रणाली या प्रतिबिंब का निर्माण भी लिखवा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? ये नोट कर लिया आपने? ओके, हटा रहा हूँ इसको यहाँ से। आगे इसकी कार्य प्रणाली या फिर वही प्रतिबिंब निर्माण, कार्य प्रणाली बोल दीजिए चाहे प्रतिबिंब निर्माण। तो देखिए प्रतिबिंब निर्माण, तो देखिए दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें पहले कहाँ से होती है? अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण क्या करता है? अपने फोकस पर केंद्रित करता है, लेकिन फोकस पर केंद्रित होने से पहले ये कहाँ पे गिरी? समतल दर्पण में गिरी। और समतल दर्पण इसका प्रतिबिंब क्या बनाया? एडेस बिडेस बनाया। ठीक है। और फिर ये एडेस बिडेस कैसा बना? वास्तविक उल्टा और छोटा बना। फिर आगे गई तो इसने क्या किया? नेत्रिका ने इसका फाइनल इमेज क्या बना दिया? A डबल डेश B डबल डेश। तो आगे लिखिए इसका, ये जो आपने बोला कि दूर स्थित वस्तु से आने वाली
कार्यप्रणाली दूर स्थित वस्तु से आने वाली, दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें, आने वाली समांतर किरणें पहले किसके ऊपर आई, पहले अवतल दर्पण, पहले अवतल दर्पण M1 पर आपतित होती है, अवतल दर्पण M1 पर आपतित होती है। ठीक है, अवतल दर्पण M1 इन किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है। ठीक है, ये इनको यहाँ पे केंद्रित, इनको मिलाने की कोशिश करेगा। अवतल दर्पण M1 इन किरणों को अपने फोकस पर केंद्रित करता है, अपने फोकस पर केंद्रित करता है। लेकिन ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले किसके ऊपर, समतल दर्पण M2 पर गिरती है। आगे लिखोगे, परावर्तन फोकस पर केंद्रित करता है, ये किरणें फोकस पर, तो क्या अवतल दर्पण M1 किरणों को परावर्तित करके मैं फोकस पर केंद्रित करता है। फिर आगे, ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले, ये किरणें फोकस पर केंद्रित होने से पहले समतल दर्पण M2 पर गिरती है, समतल दर्पण M2 पर गिरती है। इसके ऊपर गिर रही है कि ये क्या किया, इन किरणों को परावर्तित करके अवतल दर्पण M1 फोकस पर केंद्रित कर रहा था, लेकिन ये किरणें फोकस पर गिरने से पहले ही, फोकस पर जाने से पहले ही समतल दर्पण M2 पर गिरती है। ठीक है, क्या किया, समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके वस्तु AB का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब A' बनाता है। चलिए हो गए कि समतल दर्पण इन किरणों को, समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके, समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित करके वस्तु AB का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब कहाँ बनाया इसने, यहाँ जाके ये बना दिया, ये वाला वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब A' B' बनाता। और फाइनली इस अभिनतर लेंस ने A' B' का प्रतिबिंब क्या बना दिया, A' B'। तो आगे देखिए, अभिनतर लेंस की इस प्रतिबिंब A' B' का आभासी सीधा का बड़ा, देखो अब क्या किया, इस अभिनतर लेंस ने ये बना दिया फाइनल इमेज A' B'। तो आगे लिख लीजिए, अभिनतर लेंस की प्रतिबिंब A' B' का, प्रतिबिंब A' B' का अंतिम प्रतिबिंब क्या बनाता है, अंतिम प्रतिबिंब A' B'। इस A' B' की ये बन गई, देखो ये किसकी बनी, B की, यानी B'। तो यहाँ से क्या कहती है, लाइन, ये क्या आ जाएगा A'। अंतिम प्रतिबिंब A' B' बनाता है, A' B' बनाता है। A' B' आभासी, कैसा है, सीधा है, आभासी है। A' B' आभासी सीधा व बड़ा बनाता है, आभासी सीधा व बड़ा बनाता है। ये चीज की कुछ थोड़ी जो आपको याद करना, बड़ा क्वेश्चन A' B'। क्लियर, एक तरह से डायग्राम आप दिमाग में बैठा लो, एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। अब आगे बात करते हैं इसका आवर्धन का फॉर्मूला। वैसे तो इसका डेरिवेटिव सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ भी वही फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे जो आपने अपवर्तक दूरदर्शी भी ड्राइव किए थे। तो यहाँ पे आगे लिख लीजिए, इसको मैं हटा हूँ, यहाँ से हटा रहा इसको। ओके, लिखना है तो वही पॉज करके लिख लीजिए। आगे अगर इसका आवर्तन की बात करें, इसका आवर्तन का फॉर्मूला क्या, परावर्तन दूरदर्शी का आवर्तन का फॉर्मूला क्या आएगा, वही n बराबर -f0/u। और केस फर्स्ट मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्टदर्शी की
न्यूनतम दूरी पर, स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वही बनेगा। पहले कैसे फॉर्मूला वही क्या, कि जब हम अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा, n बराबर माइनस एस नोट अपॉन एफ इंटू 1 प्लस एफ बाई डी। वही सेम फॉर्मूला इसमें यहाँ पे लग जाएगा। और केस सेकंड कि जब आपका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, n बराबर माइनस एफ नोट अपॉन एफ, n बराबर माइनस एफ नोट अपॉन एफ। ये फॉर्मूला वही जो सेम फॉर्मूले वहां अपने काम में लेके वो यहाँ भी लग जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका हो गया दोनों दूरदर्शी, परावर्तक भी होगी अपवर्तक भी होगी, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.24 24 और 26 इसी का एग्जाम्पल है। तो इसको भी मैं यहीं पे ना करवा के, थोड़ा बड़ा हो गया तो अगला एक अलग से वीडियो बना देंगे तीनों चारों क्वेश्चन का। इसके बाद आप एग्जाम्पल सोल्व कर लेना, जिससे आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी अच्छा हो जाए। तो एग्जाम्पल मैं अगले वीडियो में डालूंगा, जस्ट आगे वाले में डाल दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।